समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी अपनी लंगोटी तक फटी हुई है, वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं आज सुबह जो चंद ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल का ख़ुसूसी इजलास ईरान की सूरत हाल पर तलब किया, जिसमें ईरान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया दीगर ममालिक के साथ। मैं सिवान की तरफ से उसको सराहना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में, पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि पाकिस्तान इस बात का अहल था कि उसको मेंबरशिप मिलती यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। और आज इस तरीके से पाकिस्तान ने वहां पे ईरान का दिफा किया अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में, और ये कहा कि हम ना सिर्फ मजम्मत करते हैं जो अनजस्टिफाइड, इललेजिटिमेट और अनप्रोवोक्ड अटैक है इजराइल का ईरान के ऊपर, बल्कि हम अपने ईरान के बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती भी करते हैं और उनके गम में बराबर के शरीक भी हैं। और ये भी हमारे मुस्तकिल मंदूब ने वहां पे बात की कि ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। तो मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान ईरान दोस्ती का जो एक तारीखी पसे मंजर है, वो हमेशा जहन में रखना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने, जिनको ईरान में पढ़ा भी जाता है, माना भी जाता है, रिसर्च भी उन पर की जाती है, और इकबाल लाहौरी के नाम से वो ईरान में मारूफ भी हैं, उन्होंने चंद अशार कहे थे। खिजरे वक्त खलवत हिजाज आयत बरूं, खिजरे वक्त खलवत हिजाज आयत बरूं, कारवाने जीन वादिये दूरोदस्त आयत बरूं, कारवाने जी वादिये दूरोदस्त आयत बरूं, के खिजरे वक्त आने को है और एक कारवान यहीं से चलने को है। ये फारसी के उनके अशार हैं। और जब उम्मा की बात आती है तो उनके ये अशार भी जहन में आते हैं कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो मैं ये समझता हूं कि कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, नायब वज़ीर आज़म ने और आज अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ने ईरान के साथ जो इज़हार यकजहती किया और जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया, ये लायक तहसीन है और इसकी तारीख में बहुत कम मिसाल मिलती है। और इस खित्ते में एस्केलेशन कम करने के लिए, इस खित्ते में अमन कायम करने के लिए जो पाकिस्तान का किरदार है, दुनिया उसको मानती भी है और जानती भी है। हाल ही में हमारा एक ईरान का दौरा हुआ, उससे पहले ईरान के सदर मरहूम इब्राहिम रईसी साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए, तो हमारे बायलैटरल रिलेशंस भी बहुत इंप्रूव किए। तो इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी कौम के जज्बात की बहुत अच्छी नुमाइंदगी अक़वाम मुत्तहिदा में भी की गई और पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई उस पर भी की गई। फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों को पाकिस्तानियों ने कभी ना भुलाया था, ना भुलाएंगे। उनका खून, हम ये समझते हैं, कभी रायगा नहीं जाएगा। और मैंने अपनी पिछली तकरीर में जब फ़लस्तीन की बात की थी तो मैंने ये कहा था कि फ़लस्तीन का कॉज एक ऐसा कॉज है जो हमारे दिलों के बहुत करीब है, और पाकिस्तान ने हर मौके पर फ़लस्तीनी अवाम के ऊपर ढाए जाने वाले मजालिम की ना सिर्फ मजम्मत की है, बल्कि अगर आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की तकरीर देखें तो उसमें आपको नजर आएगा कि उन्होंने फ़लस्तीनियों के लिए, गजा के निहत्ते मुसलमानों के लिए जो आवाज़ उठाई
वो पूरी कौम की मंगों की तर्जुमानी करती है। कोई ऐसा फोरम नहीं है जहां पे पाकिस्तान ने फलस्तीन के लिए आवाज ना उठाई हो, और पाकिस्तान चंद उन ममालिक में शामिल है कि जिसकी इमदादी सामान पहुंचा है फलस्तीन तक। और मैं पिछली मर्तबा भी जिक्र किया था कि इसमें अल खिदमत फाउंडेशन का बड़ा हाथ है। हुकूमत पाकिस्तान ने जो हमारे सफीर हैं उर्दन में, मिस्र में, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, उन्होंने इसमें बड़ा किरदार अदा किया है। तो आज इस मौके पर जो हमारे जज्बात हैं फलस्तीनी अवाम को लेकर, मैं वो दोहराना चाहता हूं, और वो हाउस की साइड पर भी पाए जाते हैं और इस साइड पर भी पाए जाते हैं। इस पे हमारा ना तो कोई इख्तलाफ है ना हो सकता है, मगर अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इनके चंद नादान दोस्त जो मुल्क से बाहर बैठकर प्रोपेगेंडा मशीनरी चलाते हैं और झूठे बयानात हमारे नाम से मंसूब करते हैं इजराइल को लेकर, उनको ये समझ नहीं आ रही कि हमारा कोई नुकसान नहीं होता, वो पाकिस्तान का नुकसान करते हैं। और इसी हाउस में बैठे इनकी अपनी एक मेंबर अस्मा हदीद ने जब इजराइल के हक में तकरीर की थी, उसके क्लिप्स आज भी मौजूद हैं, वो मेंबर भी आज जिंदा हैं। इनकी तरफ से ना कोई बयान आया, ना उसकी मजम्मत की गई, ना पार्टी ने उस खातून के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई की। अगर किया तो हमें बता दें। और देखिए, फलस्तीन का मामला हो, गजा का मामला हो, ईरान पे हमले का मामला हो, वजीर आजम, नायब वजीर आजम, इधर के मेंबरान तकरीर भी करते हैं, हर किसी की तरफ से एक्स पर भी पैगाम जारी किया जाता है, स्टेटमेंट्स भी आती हैं। मुझे बता दें कि इनके बानी का अकाउंट मुल्क की फौज के खिलाफ ट्वीट करने में तो नंबर 1 होता है, अभी तक ईरान के ऊपर उधर से बयान अभी तक क्यों नहीं आया? मैं ये सवाल करना चाहता हूं। फलस्तीन पर, ईरान पर यह अकाउंट इतना खामोश क्यों होता है कि जब शोर मचता है? मैं कुछ मशवरा भी आपको देना चाहता हूं कि आपके नादान दोस्त जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, इनके बारे में हम तब भी कहा करते थे, हमारे पर मुश्किल वक्त था, हम ऑपोजिशन में थे, हम आपको कहते थे कि ये लोग धरती से जुड़े हुए नहीं है। इतना सा बुरा वक्त आया तो इन्होंने वो दौड़ लगानी है कि इनका नामो निशान नहीं मिलेगा। आज भी वही लोग हैं जो आपके दरमियान और इस मुल्क की सालमियत के लिए खड़े होने वाले लोगों के दरमियान एक डिवाइड पैदा करते हैं और नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा करते हैं। तो ये वो लोग हैं। अभी सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने सब जिक्र किया, 2018 को हज़फ कर गए बीच में से। क्या ही अच्छा होता कि 2018 के आरटीएस का भी जिक्र कर डालते और उसके नतीजे में जो अगले 4 साल के अंदर तबाही बर्बादी हुई उसका भी जिक्र कर डालते। बता देते कि 2022 में जब आपने हुकूमत छोड़ी तो महंगाई 12% के ऊपर थी, अब 3% के ऊपर है। बता देते कि जब आपने हुकूमत छोड़ी तो पाकिस्तान की जो तरसीलात हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस हैं, वो डिप कर रही थी और अब वो रिकॉर्ड हाईएस्ट नंबर पे पहुंच चुकी हैं। मई के महीने में 4.1 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस पाकिस्तान के अंदर आई हैं। बावजूद इस बात के कि आपकी तरफ से जब भी कोई नाफरमानी की कॉल दी गई है, पाकिस्तान की अवाम ने कभी इस पर तवज्जो नहीं दी। जब आपके लीडर ने वो बिल जलाया था, मैंने आईएसको का रिकॉर्ड निकलवाया है, वो बिल जलाने के बाद बिल अदा भी किया गया था और किसी ने पूरे मुल्क में ये नहीं कहा कि बिजली के बिल मत दो। मगर अफसोस की बात यह है कि आपने बार बार अपील की ओवरसीज पाकिस्तानियों से और कहा कि रेमिटेंस मत भेजो, मत भेजो, मत भेजो। जितना आपने मत कहा उतना ही ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रेमिटेंसेस भेजे हैं और सबका तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं। आप जब 2022 में हुकूमत आपने छोड़ी थी तो आप तब चर्चा करते थे करंट अकाउंट डेफिसिट के कम होने का और टॉक शोज के अंदर हम इन मुख्तलिफ इमरान के साथ बैठते थे तो सेलिब्रेट किया जाता था कि करंट अकाउंट डेफिसिट का खसारा कम हुआ है। 2022 में आप तकरीबन 1 अरब डॉलर का खसारा छोड़ के गए थे। आज अल्लाह ताला के फजल से 1 अरब डॉलर का करंट अकाउंट सरप्लस है इस मुल्क के अंदर। और आप कोरोना में आपने बेस लाइन भी नीचे की थी जो ग्रोथ अचीव करने के लिए, वो भी कभी पढ़ लीजिएगा। और मुझे अफसोस हुआ, उमर अयूब साहब बड़े
एक अच्छे घराने से उनका ताल्लुक है, उनके वालिद स्पीकर रहे हैं, उनके दादा सदर पाकिस्तान रहे हैं, मगर जिस तरीके से ये टेबल ऐवान की तोड़ी गई है और तमाम मेंबरान अब उनकी कुर्सी पे आके तकरीर करने पर मजबूर हैं, ये काम किसी बैक बेंचर को दे देते। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने 5 लाइनों का माइक जो है वो खराब कर दिया और पूरी दुनिया में झागसाई हो रही है कि कैसा लीडर ऑफ ऑपोजिशन है कि घर से एक ग्रोन मैन घर पे फोल्डर तैयार करता है टेपे लगा के कि मैं जोर से किस तरह आके यहाँ पे मारूंगा। आप सोचें कि एक ठीक ठाक उम्र का आदमी अपने घर में बैठ के फोल्डर जोड़ता हो, उस पे टेपे लगाता हो सोच के साथ कि असेंबली में आके टेबल तोड़नी है। तो मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि इस पे अफसोस ही किया जा सकता है। और बजट के ऊपर सैलरीड क्लास के हवाले से मैं हाउस को अप्राइज करना चाहता हूं। पूरा साल हम कहते रहे कि जब मौका मिलेगा तो सैलरीड क्लास को सहूलत दी जाएगी। हर स्लैब के अंदर परसेंटेज वाइज कमी की गई है और वाजे कमी की गई है, और ये कमी जो सैलरीड क्लास के टैक्सेस में की गई है ये उस 10% सैलरीज के इंक्रीज के इजाफे के अलावा है। तो ये 2 तरह के फायदे लोगों को मिले हैं। जो एक तबका पिस रहा था कि जहां पे टैक्स की शरह कम की गई है वहीं पर 10% इजाफा सैलरीज में किया गया है, जिसको मैं समझता हूं कि आपको ना सिर्फ वेलकम करना चाहिए बल्कि आपकी केपी गवर्नमेंट ने कल बजट पेश किया। मुझे ये बताइए, आपकी लगभग अब वहां पे हुकूमत को 11.25 साल हो गए हैं, आज तक केपी का लिटरेसी रेट क्यों नहीं बढ़ सका? आज भी जो 51% लिटरेसी रेट है पंजाब से भी कम है, सिंध से भी कम है, और बातें आप हमें करते हैं। 55 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। और क्या इनिशिएटिव्स लिए गए पिछले 11.5 साल के अंदर जिसके तहत एजुकेशन में केपी के अंदर स्कूलों में, कॉलेजेस में, अस्पतालों में बेहतरी आई हो? आपने बहुत तनकीद की एजुकेशन, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। ये तीनों प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं। क्या कोई ये बता सकता है कि कल केपी के बजट के अंदर कौन सा ऐसा इनकलाबी कदम उठाया गया है जिससे आप लोगों के हलकों के अंदर एक रेवोल्यूशन आ जाएगा और केपी के स्कूल जो हैं वो दानिश स्कूल से बेहतर हो जाएंगे, केपी का लेडी रीडिंग अस्पताल पीकेएलआई से बेहतर हो जाएगा? हम तो चाहते हैं कि केपी भी हमारे दिल के उतना करीब है जितना पंजाब है, मगर आप 10 साल शहबाज शरीफ के वहां पे देखें और मरियम नवाज का टेन्योर देखें और अपने 11.25 साल देखें। आप लोगों ने सिर्फ टाइम जाया किया है केपी के अवाम का। अभी तक कोई इनकलाबी कदम नहीं उठा सके हेल्थ में, एजुकेशन में, लॉ एंड ऑर्डर में। अभी तक पेशावर का सेफ सिटी कंप्लीट नहीं हो सका। तो मैं समझता था कि ये भी चंद मारूजात है जो मैं आपके गोशगुजार करता चलूं। और इस बजट में एफबीआर के हवाले से देखिए बिल्कुल आवाजें आ रही हैं, लोग परेशान हैं क्योंकि पहली दफा मुल्क के अंदर माफियाज को टारगेट किया गया है। पहली दफा शुगर इंडस्ट्री जो टैक्स देती है उसमें 30% इजाफा हुआ है शुगर इंडस्ट्री के टैक्स में, क्योंकि मिलों के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। शर्मिला बीबी, पंजाब सिंध की शुगर मिलों के अंदर एक सिपाही नहीं घुस सकता क्योंकि वहां पे इजाजत नहीं होती। एफबीआर ने शुगर मिलों के अंदर छापे मारे, स्टॉक्स को चेक किया और रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया शुगर इंडस्ट्री से। ये मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है। और मैं टोबैको इंडस्ट्री की भी बात करना चाहता हूं जहां पे 600 अरब की चोरी होती है। मैं दावत देता हूं अली अमीन गंडापुर को कि आए इस टोबैको माफिया को नुकेल डालें। मुल्क में सिर्फ 2 टोबैको कंपनीज हैं जो मुल्क के अंदर टैक्स देती हैं, बाकी काउंटरफिट सिगरेट जो बनता है और जो टोबैको माफिया हमारे चंद सूबों के अंदर विराजमान है, इधर कोई तकरीर करता है उधर वो अप्रोच हो जाता है। तो ये टोबैको माफिया को भी ये एफबीआर की काविश है। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आएगा, बहुत जल्द आएगा कि ये वजीर आजम के जो इनकलाबी रिफॉर्म्स है एफबीआर को लेकर कि टोबैको माफिया भी इस मुल्क में टैक्स देगा जिस तरह शुगर वालों ने टैक्स दिया है। ये इस कौम का राइट है, ये इस कौम के गरीब अवाम का हक है कि ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो टैक्स नहीं देती वो टैक्स नेट के अंदर आए। 600 अरब रुपए का जो एक लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है गरीब आदमी को, क्योंकि टोबैको माफिया के खिलाफ हम बात करने की हिम्मत नहीं करते।
हम जुर्रत नहीं करते। और मैं एफपीआर को, चेयरमैन एफपीआर को सलाम पेश करना चाहता हूं कि वजीर आजम के विजन के तहत कराची के पोर्ट पे पहली मर्तबा फेसलेस अप्रेजमेंट का सिस्टम आया है कि जो कंसाइनमेंट आएगी, ना कंसाइनी को ना कंसाइनर को पता होगा कि कौन सा अफसर है जो कंसाइनमेंट क्लियर कर रहा है। वो एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसके तहत ना रिश्वत ली जा सकती है ना रिश्वत दी जा सकती है, और क्लियरेंस टाइम में 70% फर्क पड़ा है कि जो कंटेनर कई कई दिन पड़े रहते थे, कई कई हफ्ते पड़े रहते थे कराची के पोर्ट पे, अब वो चंद घंटों में क्लियर होते हैं। ये भी वजीर आजम का विजन था एफपीआर को लेके, जिसने एक बहुत बड़ा फर्क डाला है। एफपीआर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है कि तमाम सेक्टर्स में इंशाअल्लाह ताला ह्यूमन इंटरवेंशन को कम से कम किया जाएगा, और जो एआई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके जरिए रिकॉर्ड टैक्सेस इकट्ठे किए जाएंगे। और ये भी इस मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विंडफॉल टैक्स लगाया बैंक्स के ऊपर। अब तक विंडफॉल टैक्स 23 अरब रुपए का अलग, उसके अलावा जो स्टे ऑर्डर्स वेकेट करवाए जाती दिलचस्पी लेके 34.5 अरब रुपया उसके अलावा आ चुका है सरकारी खजाने के अंदर। यही वजह है कि जब IMF देखता है तो वो कहता है कि पाकिस्तान ने अपने ताईं जो फाइनेंशियल रेगुलेशन लागू की है, इजाफी टैक्सेस इकट्ठे किए हैं, और एफपीआर के अंदर जो रिफॉर्म्स किए हैं, इनकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और एग्री सेक्टर के वाले से मैं ये कहना चाहता हूं कि वजीर आजम ने फर्टिलाइजर पे, पेस्टिसाइड पे कोई नया टैक्स नहीं लगाया और इस पे कोशिश की। अब सूबों का काम है कि वो ज़राअत के शोबे के अंदर अपना किरदार अदा करें और एक ज़राई इनकलाब बर्पा करें, क्योंकि हमने जिम्मेदार के ऊपर मजीद बोझ नहीं डाला और टैक्स नहीं लगने दिया। तो ये बजट के हवाले से अभी तक कोई ठोस तजावीज इस साइड से मैं ना सुन सका ना आ सकी। तो मैं ये समझता हूं कि अगर ये शैडो बजट ले आते, अगर थोड़ा स्टडी कर लेते, बजट की किताबें पढ़ने की ज़हमत कर लेते, तो ये सियासी तकारीर ना होती और हम सब मिल के मुल्क की इकॉनमी को मजीद ठीक करने के हवाले से बातचीत करते। और जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम है वो मुस्लिम लीग नून का प्रोग्राम नहीं है, वो पाकिस्तान का प्रोग्राम है, वो आपका प्रोग्राम है, मेरा प्रोग्राम है। इसको मिलकर हमने आगे लेकर चलना है और ये सूबों के बगैर मुमकिन नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये मिल बैठे, और जिस तरह इस जंग के अंदर जब फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिसमें ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब के शाहीनों ने उनके राफेल जहाज गिराए, जिस तरह नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ साहब ने अपने पूरी नेवी को मुतहरिक किया, आप भी मुत्तहिद थे, इसी सफ में खड़े थे। तो जब इकॉनमी की बारी आती है तब भी हमें यक ज़बान और यकजा होना है, और इकॉनमी को अब ये टेक ऑफ की तरफ जा रही है, हम स्टेबिलिटी से ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। इसमें आपका हिस्सा डलेगा तो तारीख हमेशा आपको याद करेगी कि आपने पाकिस्तान के इकोनॉमिक टेक ऑफ में अपना किरदार अदा किया था। और इस बजट के अंदर जहां पे सैलरीड क्लास को रिलीफ दिया गया है, तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, जहां पे ज़राअत के शोबे के अंदर मजीद जो है वो टैक्स नहीं लगने दिए गए, वहीं पे जो टैरिफ रिजीम आई है, जहां पे रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करना अब आसान होगा हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे जाएगा, वो खाम माल बाहर से मंगवाएंगे, उस पे इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी और उसके साथ साथ ग्रोथ अचीव कर सकेंगे, उनकी कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और टैरिफ पॉलिसी से फायदा उठाते हुए वो एक्सपोर्ट करेंगे। ये वजीर आजम का विजन था शहबाज शरीफ साहब का कि खाम माल सस्ता आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे जाएगी, यहां से एक्सपोर्ट करने में आसानी होगी। तो ये इनकलाबी इकदाम किए गए हैं जो मैं समझता हूं कि तारीख में पहली मर्तबा किए गए हैं। काश आप भी बजट डॉक्यूमेंट पढ़ के कोई ऐसी तजावीज देते जिससे इस मुल्क का फायदा होता। तो मैं एंड पे ये जो माइक टूटा और आपने जो ये 5 लाइनें बिल्कुल जो है वो खत्म करके रख दी, मैं वही शेर दोहराऊंगा जो मैं उमर अयूब साहब के लिए पहले कह चुका हूं कि जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए। मैं खाने की तौहीन रिंदों की हतक है, कम ज़र्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। जनाब बहुत शुक्रिया।